Good evening, students. So, this is our lecture number 16th on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2013. अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने दो केस लॉज डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वॉज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी, भजन लाल एंड अदर्स. इट वॉज 1992 सुप्रीम कोर्ट. जो दूसरा केस हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, इट वॉज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. इट वॉज 2013 सुप्रीम कोर्ट. ये केस लॉज हमने डिस्कस क्यों किए थे? इनको डिस्कस करने का जो प्राइमरी रीज़न था वो ये था कि हमारे पास सेक्शन 154 के अंदर ऑफ सीआरपीसी एक सवाल खड़ा हो रहा था कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाते हैं जो इस तरफ इंडिकेट करता है या फिर इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से रिलेट करता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो क्या वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है उस इन्फॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर करने के लिए? अब स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी, भजन लाल एंड अदर्स में जो प्राइमरी इशू रिवॉल्व कर रहा था दैट इज कंसर्निंग सेक्शन 482. क्या है सेक्शन 482? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट. तो इसमें हुआ क्या था कि हाई कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करते हुए एफआईआर को क्वॉश कर दिया था. साथ ही साथ उसमें सब्सिक्वेंटली जितनी भी प्रोसीडिंग की गई थी उन सबको भी क्वॉश कर दिया था. ठीक है, तो ये प्राइमरी इशू रिवॉल्व कर रहा था हमारे इस केस के साथ. जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि एज टू वेदर हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 के अंदर एफआईआर को क्वॉश करने की पावर है कि नहीं, साथ में इसका भी जवाब दिया कि क्या सेक्शन 154 के अंदर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए. ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इस केस में जो जजमेंट आया था इट वॉज गिवन बाय ए 2 जज बेंच. ठीक है, तो ये अथॉरिटेटिवली इस जजमेंट को इन्फोर्स नहीं कर पा रहे थे. इसकी वजह से ये इशू बार बार बाहर निकल के आ रहा था कि सेक्शन 154 के अंदर एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी है कि नहीं है, क्योंकि कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के ये भी कहा गया था कि नहीं आपको पहले एफआईआर रजिस्टर नहीं करना है, आप पहले एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लो और आप ऑथेंटिसिटी पता करो कि वेदर जो एफआईआर आपके पास लाई गई है वो सही है कि नहीं, ताकि जो एक्यूज्ड का वहाँ पर फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज ना हो पाए. ठीक है, तो जो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, इसको डिसाइसिवली डील किया गया ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी 5 जजेस की. ठीक है, और इसमें सीजीआई कौन थे? पी सत्थशिवम. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है? एक बात, हाँ, तो आज हम समझते हैं कि आज किस टॉपिक को हम लोग अपने इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज विद रिगार्ड टू एंटी टाइम्ड एफआईआर. इट्स नॉट एंटी, इट्स एंटी टाइम्ड एफआईआर. The second question that we are going to deal with is whether a minor or lunatic or a person of unsound mind can get a FIR registered. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर आज हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे. पहले आते हैं एंटी टाइम्ड एफआईआर पे. एंटी टाइम्ड एफआईआर क्या होता है? एंटी टाइम्ड एफआईआर, एंटी टाइम्ड एफआईआर हम उसे कहते हैं जहां पर ऑफेंस के कमिट होने से पहले ही एफआईआर को रजिस्टर करवा दिया जाए. मैं लिखता हूं, इट इज अ काइंड ऑफ एफआईआर विच इज रजिस्टर्ड बिफोर the actual commission of an offense. Okay, now the question is
कि क्या आप एफआईआर को अंडर सेक्शन 154 रजिस्टर करवा सकते हैं बिफोर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस? इसका जवाब आपको सेक्शन 154 के अंदर ही मिल जाएगा। क्या बोलता है सेक्शन 154? इट सेज एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए यहां पर द टर्म कमीशन हैज बीन यूज्ड। कमीशन का मतलब क्या होता है कि वो ऑफेंस कमिट हो चुका है। यहां पर ऐसा नहीं है कि उस बंदे का बस इंटेंशन है अभी ऑफेंस को कमिट करने का, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा भी नहीं है कि अभी ऑफेंस कमिट होने वाला है, मुझे बस एक प्रिजम्पशन है कि मेरे को लगता है वो ऑफेंस कमिट हो सकता है तो मैं पुलिस ऑफिसर के पास जाके पहले ही एफआईआर रजिस्टर करवा दे रहा है। नहीं, यहां पर ये कह रहा है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विच सिग्निफाइज टुवर्ड्स कि ऑफेंस के कमीशन के बाद ही आप एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर के पास जाते हो, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन को लेके जहां पर यह इंडिकेट किया जा रहा है कि एक ऑफेंस कमिट होने वाला है, तो क्या पुलिस ऑफिसर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो उस ऑफेंस को कमिट होने से रोके? अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से सीआरपीसी के अंदर, ध्यान से सवाल को समझिएगा, आपके हिसाब से सीआरपीसी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक मैं लिख देता हूं, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अंडर सीआरपीसी स्लैश बीएनएसएस भी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गई है एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अभी भी सेम है, बीएनएसएस हो या सीआरपीसी। ठीक है, तो क्या मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर हम पूछें एक पुलिस ऑफिसर की? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे एविडेंसेस को कलेक्ट करना, ठीक है, विच इज़ बेसिकली इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमने सेक्शन 2H के अंदर ये पढ़ा था कि कि इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है? पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। तो क्या पता आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि जो पुलिस ऑफिसर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज टू कलेक्ट द एविडेंसेस, टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर। नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अंडर CRPC / BNSS is to prevent the commission of a cognizable offense. Commission of a cognizable offense. जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ठीक है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो एक पुलिस ऑफिसर की अंडर CRPC / BNSS जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको याद है ना, सेक्शन 2C के अंदर डिफाइंड है, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका सेक्शन 2L के अंदर डिफाइंड है। क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस? जहां पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जस्ट इसका उल्टा होता है कि वहां पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट अ वारंट, एंड ऑल्सो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कंडक्ट कर सकता इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को किसी भी मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर। क्लियर है आपको यहां तक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो हमारा सवाल क्या था कि क्या एंटी टाइम्ड एफआईआर हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सेक्शन 154 की लैंग्वेज क्लियरली ये चीज बोलती है कि जब कोई ऑफेंस का कमीशन हो जाए, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन हो जाए, ओनली आफ्टर दैट पुलिस ऑफिसर वहां पर एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर के पास जाते हो एंड उसको बोलते हो कि मेरे को पता है एक ऑफेंस कमिट होने वाला है, ठीक है, ए है, वो बी का मर्डर करने वाला है, तो बी वो बोलेगा ठीक है काम करो, तुम पहले मर्डर हो जाने दो, फिर मेरे पास आना, फिर मैं एफआईआर रजिस्टर करूंगा, फिर उसको
उसके अगेंस्ट मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। क्या ये यहाँ पे होगा? नहीं। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको सेक्शन 149 और सेक्शन 151 पढ़ाया था, ठीक है। सेक्शन 149 एंड सेक्शन 151 इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 11 विच इज प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, ठीक है। कि पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी ऑफेंस को होने से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन 149 क्या कहता है। पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शैल, देखिए यहाँ पे द टर्म शैल हैज बीन यूज्ड। अगेन शैल का मैंने आपको मीनिंग बहुत ही अच्छे समझाया था। शैल क्या शो करता है? मैंडेटरी कैरेक्टर, ठीक है, कि यहां पर आपको डिस्क्रिशन नहीं दी गई है, आपको ये चीज करना ही करना है। तो सेक्शन 149 क्या कहता है? हेड नोट कहता है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, मतलब कि पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शैल to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये चीज पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, ठीक है, तो ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से प्रिवेंट करे टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अनरीजनेबली चीज़ों को करना शुरू कर दे। बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि रीजनेबली वो जितना मेहनत करके उस ऑफेंस को रोक सकता है उतना वो करे। ऐसा नहीं है कि फिर वो अचानक से सुपरमैन बन जाए, सुपरमैन बन के किसी घर में घुस के ऑफेंस होने से रोक दे, ठीक है। अब सेक्शन 151 क्या कहता है? अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented, ठीक है। No person arrested under subsection 1 shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorized under any other provisions of this code or of any other law for the time being in force। सेक्शन 49 क्या कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जहां पर ये हिंट दे रहा है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर आराम से सेक्शन 154 का को रेफरेंस देके बोल दे कि आप पहले कमीशन हो जाने दीजिए उसके बाद हमारे पास आइएगा। ऐसा नहीं है। ये पुलिस ऑफिसर की एक ड्यूटी है। एज पर द वर्ड शैल दे आर ड्यूटी बाउंड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। एंड सेक्शन 151 क्या कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि बिना उस इंसान को अरेस्ट किए वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट होने से नहीं रोक सकते, तो यहां पर पुलिस ऑफिसर के पास या लिखा ना, अब पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब उनको पता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने की तैयारी हो रही है और वो कमिट होगा। तो यहाँ पे लिखा है मे अरेस्ट। मे अरेस्ट मतलब यहाँ पे मे क्यों बोला है? यहाँ पे डिस्क्रिशन दिया गया है। हो सकता है कि पुलिस अगर इंटरपोज करे, ठीक है, तो वहां पर वो ऑफेंस कमिट ना हो। तो अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा है तो वहां पुलिस ऑफिसर क्यों अरेस्ट करेगी, ठीक है। मे अरेस्ट का मतलब यहाँ पे यही है कि पुलिस के पास डिस्क्रिशन है कि वो विदाउट द ऑर्डर्स फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड इवन विदाउट अ वारंट, ठीक है, उस इंसान को पकड़ सकते हैं जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने वाला है, और अगर उसको नहीं पकड़े तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज? सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 अगेन रिमेंबर सेक्शन 57 जो मैंने आपको बताया था। सेक्शन 57 क्या बोलता है कि 24 घंटे के अंदर अगर आपको डिटेंशन, अगर 24 घंटे में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती और आपको डिटेंशन को इंक्रीज करना है ताकि आपको और टाइम मिल सके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो आप 24 घंटे के बाद मैजिस्ट्रेट के पास अरेस्टी को लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब समझ जाइएगा आप लोग, 24 घंटे के बाद आप मैजिस्ट्रेट के पास अरेस्टी को लेके जाएंगे ताकि जो डिटेंशन का टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज किया जा सके। ये कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 167, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना। एंटी टाइम्ड एफआईआर रजिस्टर्ड होती है? नहीं होती है, ठीक है। लेकिन पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलता है जहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, किसी का इंटेंशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने का,
तो वहाँ पर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149 एंड सेक्शन 151 पुलिस ऑफिसर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट होने से रोक सकती है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर उसका कमीशन नहीं रोका जा सकता तो वहाँ पर अरेस्टी को, आई एम सो सॉरी, एक्यूज्ड को या फिर जिसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट या फिर विदाउट अ वारंट। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे ये विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और ये विदाउट अ वारंट क्यों यूज़ किया गया है? लाइक कॉमन सेंस यूज़ करिए। पुलिस को पता चला, ठीक है, कि एक ऑफेंस कमिट होने वाला है। अब जितने देर में वारंट आएगा, जितने देर में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आएगा, तब तक क्या पता वो ऑफेंस कमिट हो जाए। तो बेटर तो यही होगा ना, पहले उसको अरेस्ट कर दे, फिर उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए और जस्टिफाई करेंगे क्यों हमने आपके बिना ऑर्डर के और बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट किया है। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदर अ माइनर और लूनेटिक और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन गेट एफ आई आर रजिस्टर्ड। ये जो सारे सवाल हमारे सामने आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे सेक्शन 154 से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन से डील किया था, आपको याद हो। हमने जो पहला क्वेश्चन डील किया था इट वाज कि वेदर पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने के बाद ही एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड वाज कि क्या पुलिस ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन है कि वो सेक्शन 154 के अंदर एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर दे। ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज एंटी टाइम्ड एफआईआर एंड द लास्ट अभी हम लोग जो कर रहे हैं इस लेक्चर का, वेदर अ माइनर और लूनेटिक और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन गेट अ एफआईआर रजिस्टर्ड। ठीक है, ठीक है। क्या सेक्शन 154 में, सेक्शन 154 की लैंग्वेज में आपको कहीं पे भी ये दिख रहा है कि एक रीजनेबली सोचने वाला इंसान, एक प्रूडेंट इंसान ही खाली एफआईआर को रजिस्टर करवा सकता है? पढ़ते हैं एक बार सेक्शन 154। It says every information relating to the commission of a cognizable offense, if given only to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. Again, our focus would be on every information. ठीक है, यहां पे द टर्म एवरी इंफॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड, यहां पे द टर्म एवरी इंफॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड। ठीक है, दिस सिग्निफाइज कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास एक माइनर या फिर एक लूनेटिक आता है तो वहां पर भी पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड रहेगा उन सब्सटेंस को एफआईआर बुक में रजिस्टर करने के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओनली इफ द इंफॉर्मेशन only if the information discloses the commission of a cognizable offense. ठीक है, अब आप क्या पता ये सोच रहे हो कि यार ऐसे तो फिर कोई भी पागल आके मतलब पुलिस स्टेशन में जाएगा, बोलेगा मेरे घर के बाहर डायनासोर आया तो वो मेरी मम्मी को खा गया। ठीक है, कुछ भी लाइक ऐसा इंफॉर्मेशन जाके पुलिस ऑफिसर को दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। बट अगर वो इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को इंडिकेट कर रहा है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। एज यू रिमेंबर, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जो हमारे लास्ट जो हमने केस लॉस पढ़े थे तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रूथफुलनेस एंड credibility of FIR and credibility of FIR is a post FIR situation. ठीक है, is a post FIR situation. अगर जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी गई है वो क्रेडिबल नहीं है या फिर वो क्रेडिबल नहीं है या फिर ट्रुथफुल नहीं है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी ने बस पागल बनाया पुलिस ऑफिसर को, तो वो पोस्ट एफआईआर सिचुएशन है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाता है। ठीक है, याद करिए सेक्शन 157, सेक्शन 157 के प्रोवाइजो पे आइए। ठीक है, सेक्शन 157 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रोवाइजो सेज व्हेन इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट, यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है? एफआईआर की बात हो रही है। ठीक है, व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस
इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ ए सीरियस नेचर। मतलब जो केस है वो उतना सीरियस नहीं है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डेप्यूट अ सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो उतनी सीरियस नेचर की नहीं है, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर रिफ्रेन कर सकते हैं उस स्पॉट पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने से। बी क्या कहता है? इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। तो ये सब क्या है? ये सब पोस्ट एफआईआर सिचुएशंस हैं। ठीक है, अब क्या पता आप ये सोच रहे हो कि ऐसे तो पुलिस ऑफिसर किसी भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के बाद बोल देगा कि यार मेरे को लगता नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सीरियस नेचर का है, या फिर मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की और मुझे ऐसा कोई ग्राउंड मिला ही नहीं कि मुझे इस केस में आगे प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो हर केस में कर सकती है। तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन 158 है, मैं पढ़ाऊँगा आपको सेक्शन 158 में। इसको आगे पढ़िए पहले आप, बी के बाद यहाँ प्रोवाइसो पे। Provided further that in relation to an offense of rape, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality. Subsection 2. In case of the cases, in each of the cases mentioned in clauses A and B, the proviso to subsection 1, of the proviso to subsection 1, the officer in charge of the police station shall state in his report his reasons for not fully complying with the requirements of that subsection, and in the case mentioned in clause B of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the state government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated. ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट एफआईआर सिचुएशंस में भी चेक्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फिर पुलिस ऑफिसर के पास आपने आर्बिट्ररी पावर दे दी है कि वो अपने मन मुताबिक इन्वेस्टिगेशन को बंद कर सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर ये बोला है कि जो ए और बी की सिचुएशन है सबसेक्शन 1 में, अगर वहाँ उस पर पुलिस ऑफिसर रिलाय करता है तो वहाँ पर उसको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस रिपोर्ट में उसको रीजंस बताने पड़ेंगे कि मैंने इन्वेस्टिगेशन क्यों क्लोज किया है। अब जो ये आपकी रिपोर्ट है ना, ये सेक्शन 158 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास जाती है। ठीक है, एंड द मैजिस्ट्रेट, मैंने ये चीज़ बार बार रिपीट किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिसर के किसी भी रिपोर्ट से बाउंड नहीं है। ठीक है, जैसे अगर चार्जशीट भी आती है मैजिस्ट्रेट के पास तो वो चार्जशीट से भी ये नहीं है कि चार्जशीट को बेसिस बना के मैजिस्ट्रेट ट्रायल चालू कर देगा। ही इज़ नॉट बाउंड बाय एनी रिपोर्ट विच इज़ सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चेक दिया गया है क्लॉज बी के। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर क्लॉज बी पे आपने रिलाय करके इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया है, ठीक है, तो आपको फोर्थविथ तुरंत के तुरंत नोटिफाई करना पड़ेगा इन्फॉर्मेंट को। इन्फॉर्मेंट को बताना पड़ेगा कि मैंने इन्वेस्टिगेशन अब आगे प्रोसीड नहीं की है। तो वहाँ पर इन्फॉर्मेंट के पास और भी तो बहुत सारे अपील के प्रोविजंस हैं। वो मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है, उसके बाद ठीक है वो एसपी को अप्रोच कर सकता है, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे चेक्स हैं ना। तो मतलब अगर पुलिस ऑफिसर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन बंद करता भी है तो वहाँ पर वो अनरीजनेबली नहीं कर सकता, आर्बिट्ररली नहीं कर सकता। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे जो हमारा अगला सवाल था विच इज़ वेदर अ माइनर और लुनेटिक और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन गेट एन एफआईआर रजिस्टर्ड। सो यस, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन 2 लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अ माइनर, या आंसर है अ माइनर और अ लुनेटिक पर्सन, lunatic can get an FIR registered if the information relates to the commission of a cognizable offense. ठीक है, और बाकी आपको पता ही है कि एक एफआईआर जो रजिस्टर कराई गई है वो ट्रुथफुल है, रिलायबल है, क्रेडिबल है, ये सारी की सारी पोस्ट एफआईआर सिचुएशन होती है। साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए, एक माइनर लूनेटिक
एक माइनर लूनेटिक या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है या फिर कोई डम पर्सन है, ही इज अ कंपीटेंट विटनेस, ही इज अ कंपीटेंट विटनेस एज पर सेक्शन 118 एंड 119 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, मतलब एक बार कॉमन सेंस आप यूज करिए कि आप क्या कहते हैं, आप एक माइनर को, एक लूनेटिक को, एक अनसाउंड माइंड के पर्सन को एक कंपीटेंट विटनेस मान रहे हो, मगर आप क्या उसको एफआईआर रजिस्टर करने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी है एंड वो इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है विद द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहां पर द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर इट एज एन एफआईआर, जो कि हमने पढ़ा था इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल एंड अदर्स। सो क्लियर हो गया ना आपको दोनों चीजें? ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो चीज कवर करेंगे दैट इज क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एज एन एफआईआर, एज अ एफआईआर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।